आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार के लिए आज से नई सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। आज बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले ग्लोबल बाजार के संकेत देख लेते हैं, उसके बाद एक एक कर तमाम संकेत बाजार के लिए रणनीति खबरों के चलते कौन से स्टॉक सेक्शन में बताएंगे। शुरुआत देखिए मिली जुली होती हुई विदेशी बाजार से होती हुई दिख रही है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी 10,300 के करीब हरे निशान के साथ फिलहाल आधे प्रतिशत की तेजी जरूर दिखा रहा है। निक्केई के बाजार में भी तेजी के साथ ही आप ट्रेड देख पाएंगे। साथ ही बीती रात अमेरिकी बाजार की भी क्लोजिंग अच्छी होती हुई हमने देखी। आप देखिए डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद होता हुआ दिखा और साथ ही चीन के बाजार आज बंद है। लेकिन विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से समझने के लिए दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोरोना की अपडेट भी उनसे जानेंगे और थोड़ी देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे आज के लिए पहली रणनीति जानेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े मिले जुले संकेत आप कह सकते हैं। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक नीचे है, वहीं एसजीएक्स निफ्टी हम देख रहे हैं तो 50-60 अंकों की तेजी है वहां पर। एशिया के बाजारों में अच्छा कारोबार हो रहा है। चीन और ताइवान के बाजार आज फिर से बंद हैं, बट बाकी के जो एशिया के बाजार हैं वहां की शुरुआत अच्छी रही है। हांगकांग के बाजार कल की एक छुट्टी के बाद खुल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा एडजस्टमेंट आप वहां पर देख रहे हैं, बट उसके अलावा कुछ ज्यादा खराब संकेत नहीं आ रहे हैं। कल शाम जो अमेरिकी बाजार थे वहां पर एक रिबाउंड आया और बल्कि दिन की ऊंचाई के करीब डाउ बंद हुआ 300 अंकों के उछाल के साथ। ये एक अच्छा संकेत है। नैस्डैक और S&P 500 भी 1% से ज्यादा ऊपर रहे। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में हमने एक्शन देखा। बैंक्स में हमने खरीदारी देखी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब 2008 की क्राइसिस हुई थी तो एक नया रूल लागू किया गया था जिसका नाम था वॉल्कर रूल। इस रूल के तहत जो बैंक्स की ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है उस पर सख्ती लगाई गई थी और कई जगह पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। अब रिपोर्ट आ रही है कि इस नियम में ढील दी जा सकती है, तो इस खबर के चलते चलते हमने देखा कि बैंक्स में खरीदारी आई। इसके अलावा अगर आप देखें जो साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े थे वो 15 लाख के करीब आए, जो कि अनुमान से ज्यादा है। अनुमान था 13.5 लाख का, पर बाजार ने इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। हालांकि बैंक्स में हमने खरीदारी देखी, बट बाजार के बंद होने के बाद बैंक्स में काफी एक्शन देखने को मिला, और बल्कि जो पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग होती है अमेरिका में वहां पे हमने बैंक्स में गिरावट देखी। और वो इसलिए था क्योंकि जो अमेरिकी फेड है वो हर साल अमेरिकन बैंक्स पे एक स्ट्रेस टेस्ट करता है, उसके रिजल्ट सामने आए और वहां से क्लियर एक वार्निंग आ रही है कि अगर इकोनॉमी की सिचुएशन और खराब होती है तो जो बैंक्स की पूंजी की सिचुएशन है, कैपिटल सिचुएशन है, वो और खराब होती हुई दिख सकती है और जो मिनिमम कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स हैं वहां तक गिर सकती है। इसके अलावा जो बड़े बैंक्स हैं उनके बायबैक्स पर हर तरह से रोक लगा दी गई है, तो कोई भी बड़ा बैंक अब अमेरिका में बायबैक नहीं कर सकता है। कैपिटल प्रेजर्वेशन की स्ट्रैटेजी कहा गया है। डिविडेंड्स भी जो देने होंगे वो एक नए फॉर्मूले के तहत देने पड़ेंगे। जो Q2 अगर कैलेंडर ईयर की Q2 देखें तो जो आने वाले Q3 के डिविडेंड्स हैं वो Q2 से ज्यादा नहीं हो सकते और एक नए फॉर्मूला के हिसाब से ये डिविडेंड देना पड़ेगा। तो फेड की तरफ से एक क्लियर स्टेटमेंट आया है बैंक्स के लिए कि आप अपनी कैपिटल सिचुएशन को सुधारें, कैपिटल को बचा के रखें, क्योंकि अगर इकोनॉमी यहां से और खराब होती है तो फिर बैंक्स की कैपिटल पर असर पड़ सकता है। तो इस खबर का ध्यान देना पड़ेगा। पोस्ट मार्केट की खबर है, इसलिए आज इसका रिएक्शन आएगा तो वहां पर देखेंगे किस तरह का रिएक्शन आता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप के बाजारों में भी तेजी रही, आधे से 1% ऊपर रहे। कच्चे तेल में निचले स्तरों से 2% की रिकवरी रही, बट एक तरह से आप कह सकते हैं एक ब्रॉड रेंज में है और लगातार दूसरे दिन गोल्ड भी एक रेंज में ही रहा। 7.5 साल की ऊंचाई के करीब है इस समय गोल्ड। बिल्कुल दीपांश, साथ ही कोरोना की सिचुएशन को आप क्लोजली ट्रैक करते हैं और हर रोज सुबह जब हम कोरोना का स्टेटस डिस्कस करते हैं आंकड़े पिछले दिन से कई ज्यादा ही हमें मिलते हैं और अब तो अमेरिका के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी चेतावनी आ रही है कि सिचुएशन जो दिख रही है उससे भी ज्यादा भयानक है। काफी भयानक है। अगर मैं सिर्फ आंकड़ों की बात करूं तो कल हमने देखा कि 1.25 लाख नए मामले सामने आए और 5,100 लोगों की मौत हुई, तो यह हायर एंड पर ही है। और आज हम बात कर रहे हैं, अब हम जब नेक्स्ट मंडे को बात करेंगे तो ग्लोबली जो कोरोना का संक्रमण है वो आप देखेंगे तो 1 करोड़ के पार होगा, क्योंकि इस समय 98 लाख लोग संक्रमित हैं। यूएस में कल 38,000 नए मामले सामने आए, जो रिकॉर्ड के करीब ही है, और 600 लोगों की मौत हुई। अब यूएस में 25 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और मरने वालों की संख्या भी 1.25 लाख के पार है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो लॉकडाउन में ढील दे रहे थे, अब वो उन्होंने रोक दी है। जो टेक्सास में नेक्स्ट स्टेज लॉकडाउन में ढील देना था वो रोक दिया गया है। कल हमने आपको बताया कि न्यूयॉर्क कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है बाकी राज्यों से लोगों के आने में, और भी आगे जाकर राज्य अपने रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा सकते हैं।
अब जो अमेरिका का CDC है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, या कह सकते हैं कि इनका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि जो एक्चुअल नंबर है 25 लाख का, ये तो रिपोर्टेड नंबर है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस हैं वो इससे 10 गुना ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग ऑलरेडी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। 5 से 8% यूएस पॉपुलेशन ऑलरेडी इससे अफेक्टेड हो सकती है, और पर हमें ये मालूम नहीं है क्योंकि इतने सारे टेस्ट नहीं हुए हैं और इतने सारे ये नंबर्स डेटा में नहीं आए हैं। बट जो एक्चुअल प्रभावित लोग हैं वो कई ज्यादा हैं, और वो ऐसा भी अनुमान लगा रहे हैं कि आगे जाकर ये संक्रमण और फैलेगा और ज्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे। तो ऑलरेडी सबसे ज्यादा जो दुनिया में मामले हैं, 1/4 मामले यूएस में हैं, बट अगर आप इस रिपोर्ट से देखें तो जो ग्लोबली रिपोर्टेड मामले हैं उसके डबल ऑलरेडी यूएस में होंगे, ऐसा अनुमान CDC लगा रहा है। तो ये काफी चिंताजनक है। भारत की बात करें तो रिकॉर्ड मामले कल सामने फिर से आए, 18,000 से ज्यादा। तो ये भी एक चिंता का विषय है, और अब हमारे भी मामले 5 लाख के करीब आ रहे हैं। अगली बार जब हम बात करेंगे तो हम 5 लाख के पार होंगे। ब्राजील की भी बात करें तो यहाँ पर भी 40,000 नए मामले सामने आए। तो यूएस, इंडिया, ब्राजील, रशिया जो एक की कंसर्न कंट्रीज हैं, वहां पर अभी भी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। विदेशी बाजार के संकेत मिले जुले जरूर दिख रहे हैं, लेकिन कोरोना की सिचुएशन आप देखिए अब भी गंभीर है और इनफैक्ट बढ़ती हुई ही देखने को मिल रही है। अब देश और दुनिया की एजेंसीज भी कोरोना की सिचुएशन कितनी गंभीर है उसको लेकर आंकड़े निकाल कर आ रही है। अब देखिए अनलॉक के फेज जरूर शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब भी आपको सतर्कता पूरी तरह से बरतनी है क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। आगे बढ़ते और देख लेते कि कल के सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन एक बार देखें। एफआईएस ने कैश मार्केट में करीब 1051 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 256 करोड़ की बिकवाली की है। साथ ही वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से करीब 66 करोड़ की खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो छोटी सी खरीदारी वायदा बाजार में, लेकिन 1051 करोड़ की बिकवाली एफआईएस कर रहे हैं कैश मार्केट में। अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेतों को देखते हुए आज भारतीय बाजार पर निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, मेरे से पहले आप हमेशा है ना डीप से बात करती हैं, और डीप कभी भी कुछ अच्छी बात तो बताते नहीं है, सारी दुनिया भर की समस्याएं बता देते हैं। SGX निफ्टी रहता है 50 पॉइंट ऊपर, उसके बाद आप कहते हैं कि लेवल्स बताइए और रेंज बताइए, तो कितना मुश्किल काम है सोचिए। क्योंकि बाजार है ना किसी भी खबर पर कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहे हैं। ऐसा हाल है कि मतलब अपनी धुन में चल रहे हैं। जिस तरह के रेस्ट्रिक्शन बैंकिंग सिस्टम में है, जिस तरह के कोरोना के मामले हैं, उसको देखते हुए कहीं कोई मतलब ऐसा कोई कारण आप तो बताओ कि जिसकी वजह से बाजार बढ़ने चाहिए। लेकिन कारण एक ही है, वो लगातार में और दिन बात करते हैं, जब 8 बजे शो करते हैं कि लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है ना कि वो बाजारों को नीचे आने ही नहीं दे रही है, और अभी भी लिक्विडिटी का ही गेम चल रहा है। तो जब तक है लिक्विडिटी और जब तक बाजारों में फंडामेंटल नजरियों को थोड़ा सा इग्नोर करने की आदत पड़ी हुई है, ठीक है। तो हफ्ते का आखिरी दिन है, हमें तो तेजी पसंद है ही। बढ़िया बात है कि बाजार डाउ फ्यूचर्स के नीचे होने के बावजूद मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। मेरा ये समझना है कि आज के लिए है ना नीचे जब तक कल के लोज आप नहीं तोड़ते तब तक समस्या नहीं है। तो पहला आपके लिए सपोर्ट 10,200 के आसपास है, और अगर रेंज आप सपोर्ट की लेना चाहें तो 10,125 10,200 आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर रहेगा। तो पहली चीज होगी। अब ऊपर आप कितना जा सकते हैं? 10,400 10,475 हाई रेंज हो गए। 10,375 10,400 पहला लेवल है, वहां पर आपको थोड़ा सा रुकावट आती हुई दिखेगी। उसको पार किया तो 75 पॉइंट और गिन लीजिए। और छोटी रेंज आप करना चाहें तो बेसिकली 10,200 10,400 गिन लीजिए। इस रेंज में वक्त बिताने दे बाजार को, और फिर बाहर जिस तरफ निकलेगा 50-75 पॉइंट का मूव और आता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, देखिए 20,950 21,250 ये बैंक निफ्टी से नीचे की तरफ सपोर्ट जोन है, और इस सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना है। ऊपरी स्तर पर 22,000 22,250 ये परफेक्ट सेल जोन है, जहां पर आपको अगर आता हुआ दिखे बैंक निफ्टी तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और बिकवाली भी करनी चाहिए। जी बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भले ही विदेशी बाजार के संकेत क्या कुछ ना कह रहे हो, लेकिन देखिए भारतीय बाजार हमेशा
काफी समय ऐसा हुआ है कि विदेशी बाजारों से विपरीत भी ट्रेड करते हुए देखने को मिलते हैं, खरीदारी भी हम देखते हैं। और इनफैक्ट आज के लिए भी अगर ट्रेडिंग रेंज देखें 10,200 पहला सपोर्ट जोन का काम करेगा। निफ्टी में 10,125 से 10,200 की रेंज को मानकर चले आप, और 10,475 ऊपरी रेंज होगी। बैंक निफ्टी 22,250 के लेवल सेल जोन है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर आप सेल करने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि खबरों के चलते कौन से शेयर्स एक्शन में हैं। बताने के लिए हमारे साथ देवांशी आशा जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले नतीजों की बात करते हैं। अशोक लेलैंड के नतीजे आए थे मार्केट आज के बाद, और जो नतीजे आते हुए दिखे वो हल्की से अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे इस तिमाही में। अब देखिए जो आय है वो इस बार करीब 56% तक की गिरावट दिखा रहा है। साथ ही कामकाजी मुनाफे में करीब 80% तक की गिरावट आती हुई दिखी है, और मार्जिन आप देखिए 11% से घटकर 5% पे होते हुए दिखे हैं। अनुमान करीब 2 से 3% के बीच में था, तो उससे काफी बेहतर मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं। और जो मुनाफा है वो 650 करोड़ था पिछले साल। इस बार कंपनी घाटे में आती हुई दिखी है। 57 करोड़ का घाटा आता हुआ दिखा है। जो अनुमान था वो करीब 70 करोड़ के घाटे का था। तो कुल मिलाकर आप देखिए जो ऑटो सेगमेंट है वहां पे काफी कमजोरी का ही अनुमान था, लेकिन नंबर्स जो है वो हल्के से बेहतर आते हुए दिखे हैं, तो इस पर नजर रहेगी। अपोलो हॉस्पिटल्स आप देखिए जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो अनुमान से थोड़े से बेहतर यहाँ पे भी आते हुए दिखे हैं। जो आय है वो इस तिमाही में करीब 17% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 36% की बढ़त है, और जो मुनाफा है उसमें एक उछाल आता हुआ दिखा है, क्योंकि कंपनी को वन टाइम गेन होता हुआ दिखा था करीब 198 करोड़ का। लेकिन ओवरऑल नंबर्स आप देखेंगे तो अच्छा, फार्मेसी कारोबार से काफी सहारा मिलता हुआ दिखा है। 30% तक की ग्रोथ हमने फार्मेसी कारोबार में देखी है। साथ ही कंटेनर कॉर्पोरेशन या कॉनकॉर, इसके भी नंबर्स आप देखिए जो मार्जिन है वो आपको थोड़े से बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो बदलाव है उसी के चलते हम देख रहे हैं मार्जिन इस तिमाही में 25% से बढ़कर 30% पर होते हुए दिखे। अगर आप इसका इफेक्ट निकाल देंगे तो फ्लैट मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं, और साथ ही कामकाजी मुनाफा करीब 2% तक बढ़ता हुआ दिखा है। आय में 15% तक की गिरावट देखने मिली, और मुनाफा भी 16% तक इस तिमाही में गिरता हुआ दिखा है। वेदांता पर आप नजर करें, क्योंकि शेयर धारकों से डीलिस्टिंग के लिए कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है। करीब 93% से ज्यादा शेयर धारकों ने डीलिस्टिंग के पक्ष में वोट किया था, इसके चलते आज फोकस रहेगा। सुमितोमो केमिकल्स, इस पर भी आप नजर रखें। ओएफएस के जरिए जो कंपनी है करीब 1% इक्विटी बेचेगी। मैं आपको बता दूं कि आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलता हुआ दिखेगा, और 29 जून को रिटेल ओएफएस खुलता हुआ दिखेगा। और मैं आपको बता दूं जो फ्लो प्राइस तय की गई है 265 है, 265। पीएनसी इंफ्राटेक, यहाँ पे भी आप नजर करें, कंपनी को एनएचएआई से 1412 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और आईआरसीटीसी पर आप नजर करें, क्योंकि रेलवे की तरफ से ये स्टेटमेंट आता हुआ दिखा है कि मुंबई में भी आप देखिए जो लोकल ट्रेन है वो 12 अगस्त तक नहीं चालू होंगी, और साथ ही जो रेगुलर ट्रेन हैं वो भी 12 अगस्त तक नहीं चालू होंगी। जो स्पेशल ट्रेन है वो चालू रहेंगी, तो इस पर आप नजर करें। और इसी के चलते आज आईआरसीटीसी भी फोकस में रहेगा। ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की एक दमदार रणनीति बताई है। आइए देख लेते हैं। बायोकॉन इस सीरीज के अंदर करीब 16-17% ऊपर बंद हुआ है। इसने जून सीरीज की शुरुआत में ही इन्होंने अच्छी खासी बढ़त ली थी, और फिर महीने भर सपाट रहा और लास्ट दिन थोड़ी सी तेजी दिखाई। अभी लगता है कि ये जुलाई सीरीज में भी कुछ कर दिखाने के चक्कर में है। तो मुझे लगता है कि 420 स्ट्राइक प्राइस का बायोकॉन के अंदर कॉल लिया जा सकता है 19.90 पे। स्टॉप लॉस रखें 15 रुपए, और टारगेट मेरा है करीब 30 रुपए। 406 की क्लोजिंग है, और लगता है ये जुलाई महीने में भी कुछ अच्छा खासा कर दिखाएगा। चलिए, तो बायकॉन 420 के कॉल लेने की राय शर्मा जी की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। 30 के टारगेट्स को ध्यान में रखकर चले। स्टॉप लॉस यहाँ पर 15 का आपको लगाना होगा। हम शाम 7:30 बजे हर रोज बाजार आज और कल में आपको कमाई की और ऑप्शंस की दमदार स्ट्रैटेजी बताते हैं। तो कमाना है मुनाफा तो हर शाम जी बिजनेस के साथ जुड़ना ना भूलें। बाजार आज और कल
इस खास पेशकश को देखना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के लिए कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स, जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के नजरिए से आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। इनफैक्ट खरीदारी के ही कॉल्स है सारे के सारे। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से बायकॉन कैश मार्केट में खरीदारी की राय आती हुई देखने को मिल रही है। 430 के टारगेट्स को माना जाए, यहाँ पर 390 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। साथ ही आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से कॉल आई है एम्फासिस पर, यहाँ पर खरीदारी कीजिएगा 900 के लक्ष्य के लिए। 855.855 का एक स्टॉप लॉस यहाँ लगाए। एक्सिस सिक्योरिटीज 2 कॉल्स दे रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक और साथ ही आईटीसी, दोनों में खरीदारी की राय। आईसीआईसीआई बैंक आप देखिए करीब 363 के टारगेट्स को यहाँ पर ध्यान में रखकर चलें। इनफैक्ट 346 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। 351 के लेवल्स पर अगर ये मिले तो आईसीआईसीआई बैंक में आपको खरीदारी करके चलना है। और साथ ही आईटीसी स्टॉक पर भी एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से राय आती हुई देखने को मिल रही है। टारगेट आप देखिए 211 के ये बता रहे हैं, 198 198 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइएगा। यहाँ पर खरीदारी करनी है। 4 ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने, बायकॉन, एम्फैसिस, आईसीआईसीआई बैंक और साथ ही आईटीसी, चारों पर ही खरीदारी की राय आप लेकर चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल्स के पर्सपेक्टिव से खरीदारी कीजिएगा। लेकिन साथ ही आप ध्यान में रखिए कि वीके शर्मा जी ने भी हमें आज जो ट्रेडिंग कॉल या ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बताई है वो बायकॉन पर है। 420 की कॉल खरीदने की राय यहाँ पर उन्होंने दी है। टारगेट यहाँ पर देखिए 30 का वो बता रहे हैं, स्टॉप लॉस 15 का यहाँ पर मानकर आप चले। लेकिन साथ ही एक बार फिर से विदेशी बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए डाउ, जैसे कि मैंने बताया कल बीती रात अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेड देखने को मिला। उतार चढ़ाव का सेशन जरूर था, लेकिन उसके ठीक बाद जब क्लोजिंग हुई तो ऊपरी स्तरों से निचले स्तरों से खरीदारी आती हुई देखने को मिली। एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए करीब 10,000 के ऊपर के लेवल्स पर ट्रेड करने की कोशिश, लेकिन 10,300 के लेवल से नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। चीन और ताइवान के बाजार आज भी बंद हैं। वो बता दें ड्रैगन बोट फेस्टिवल है, जिसके चलते चीन और ताइवान के बाजार आज बंद होते हुए दिखे हैं। और साथ ही आप देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी और निक्केई तेजी के साथ, तो एशियाई बाजार की शुरुआत बढ़ती हुई और तेजी के साथ होती हुई दिख रही है। अब सिमी भौमिक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग। आज के लिए आपकी टॉपिक्स क्या होंगी वो बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से निफ्टी भी रेंज में ही रहना चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी। पर जो करेक्शन देखा था लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में, मुझे लगता है कि वो आज थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। निफ्टी के लिए मेरा मेजर सपोर्ट 11,100 से 10,000 का है। जब तक निफ्टी इस रेंज को होल्ड करता है, कोई भी डिप में खरीदारी करने का ही सलाह देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो 450 से 600 तक का है। मुझे लगता है कि ये टारगेट हासिल करने के लिए निफ्टी को शायद नेक्स्ट वीक तक इंतजार करना पड़ेगा, पर लोअर लेवल्स पर जरूर खरीदारी करके जाइए। 10,100 से 10,000 का सपोर्ट है निफ्टी का, ये याद रखिए। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी मेंटेन अभी भी करना पड़ेगा। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो मेरा सपोर्ट 21,000 से 20,900 का है। इस रेंज के जितना नजदीक मिलेगा उतना ही आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। बाय ऑन डिप्स यहाँ पे भी मेंटेन कीजिए। 20,800 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है कि 21,800 से 22,200 का रेंज है बैंक निफ्टी का, जहां से ये लास्ट वीक ऊपर से नीचे आया था। तो मुझे लगता है कि जहां से हाई बना के नीचे आया था, मुझे लगता है कि ये हाई शायद नेक्स्ट वीक वापस रिटेस्टेड होगा। तो यही 2 मेरा इंडाइसेस पर मेरा व्यू है। दोनों में ही अभी भी बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी मेंटेन करेंगे। मानसी, सिमी स्टॉक्स कौन से सुझाएंगी आप? स्टॉक में 2 स्टॉक है। एक तो वोल्टास, जिसमें मुझे लगता है कि कल अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, आज वापस ये चल सकता है। 560-565 का टारगेट के लिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह देना है। 543 का स्टॉप लॉस के साथ वोल्टास को खरीदा जा सकता है। 565 का टारगेट। एस्कॉर्ट्स में कल ही अच्छा बाइंग वापस देखा गया था। 2 दिनों का कंसोलिडेशन के बाद 1030 के आसपास कल बंद हुआ था। लोअर लेवल्स पर खरीदने का सलाह होगा। 1010 से 1005 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इंट्राडे के लिए, और मेरा इंट्राडे का टारगेट 1055 से 1070 का है। हो सकता है नेक्स्ट वीक तक ये स्टॉक 1100 तक भी जा सकता है। तो एस्कॉर्ट्स और वोल्टास ये 2 स्टॉक है जो मेरा पिक है आज के लिए। ओके सिमी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे कमोडिटी बाजार का आउटलुक समझते हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग। एनर्जी पैक पर क्रूड और साथ ही बुलियन मार्केट में सोने चांदी की चाल पर आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। जिस तरीके से कल जीडीपी जितना एक्सपेक्टेड था उतना आया, यूएस पर ड्यूरेबल गुड्स डेटा काफी इंप्रूव होकर आया, उसका इम्पैक्ट हम लोगों ने क्रूड पे आते हुए देखा। तो आज भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड करेगी ये कमोडिटी। मेरे ख्याल से यहाँ पे 2950 के करीब क्रूड को बाय करना चाहिए।
3020 का यहाँ पे टारगेट लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 2920 का। साथ ही मुझे लग रहा है कि बुलियन काउंटर में एक रिबाउंड आ सकता है, क्योंकि जो मेजर ट्रेंड है बुलियन काउंटर का वो अपसाइड का है। कल हमने एक करेक्शन आते हुए देखा था और उसी का फायदा आज मुझे लग रहा है कि मार्केट पे यहाँ पे देखने को मिलेगा और एक बाइंग आ सकती है। यहाँ पे 48,000 के करीब गोल्ड को बाय करना चाहिए। 48,250 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 47,875 का। ओके वंदना जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सीधा रुख करते हैं FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले देख लेते हैं टाटा मोटर्स पर सरप्राइजिंगली एक नेगेटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी है। यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। न्यूट्रल से बिकवाली की राय दे रहे हैं। लक्ष्य भी दिया उन्होंने 72 रुपए का। और अपोलो हॉस्पिटल पर नजर रखिएगा। यहाँ पर नतीजा आए थे, नोमिरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 2100 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि फुटफॉल में जो गिरावट आई है जिसके चलते करीब 70 करोड़ रेवेन्यू पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। प्रेस्टीज एस्टेट्स के भी नतीजे आए थे। जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 277 का दिया है। ये कह रहे हैं कि रिटेल और होटल कारोबार काफी समय से बंद है लॉकडाउन की वजह से, इसके ऊपर काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। हालांकि उन्होंने जो रियल एस्टेट सेल्स फोरकास्ट है इसमें 10% की बढ़ोतरी की और कह रहे कि बेंगलुरु में जिस तरह से लगातार कोरोना के संक्रमित केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो एक चिंता का कारण नजर आ रहा है। और आज के लिए आखिरी रिपोर्ट है HUL की रिपोर्ट है। HUL पर रिपोर्ट है, जेफरीज की खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 2525 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि फेयर एंड लवली का अगर आप देखें तो आय में करीब 10% का कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर मैनेजमेंट अपनी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी में किस तरह से बदलाव करता है इस पर नजर रहेगा। लेकिन मीडिया खर्च यानी जो विज्ञापन खर्च है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएगा। ओवरऑल देखा जाएगा तो जेफरीज HUL पर पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम ब्रोकर रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।